नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है धीरज ठाकुर और आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं बिहार प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले सवाल जो आजकल कल से बहुत सुर्खियों में है, पीएफआई पर बैन क्यों हुआ और अभी के टाइमिंग को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है। पीएफआई की गतिविधियां हमेशा से संदेहास्पद रही हैं। 11 जुलाई को पटना में फुलवारी शरीफ में जो इनका मॉड्यूल पकड़ा गया और उस समय हम लोगों ने कहा भी कि यह जो समझौता हुआ है महागठबंधन का, यह कहीं ना कहीं जो पीएफआई से जुड़े अफसर हैं और राजद में जो पीएफआई के जुड़े समर्थक हैं, उन दोनों के प्रयास से हुआ है। और उस समय राजद के नेता और जदयू के नेता सभी हमसे प्रश्न कर रहे थे कि अगर पीएफआई ऐसा ही संगठन है तो आप बैन क्यों नहीं कर देते हैं। आप बड़ा बयान दे रहे हैं कि राजद के समर्थक पीएफआई में भी हैं। बिल्कुल, मैं निश्चित ये जो पूरा गठबंधन हुआ है ये इसलिए हुआ है क्योंकि 11 जुलाई की जो घटना घटी और उसके बाद यह लगा कि बिहार में बहुत सारे देश विरोधी हरकतों के स्लीपर सेल्स मौजूद हैं और इनके राज खुल जाएंगे, और इसलिए उन्होंने मेहनत करके जदयू का और राजद का गठबंधन कराया। और उसी का, और वो हमसे प्रश्न पूछते थे कि क्यों नहीं आप बैन कर रहे हैं, यह देश विरोधी है। और आज जब हम लोगों ने बैन कर दिया तो आज हम ही से फिर पूछा जा रहा है कि इसकी जांच पूरी हुई है कि नहीं हुई है। यह तो ललन सिंह जी का डिमांड था कि पीएफआई को आप बैन क्यों नहीं करते हैं। अगर आप वही ललन सिंह कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय ये तो बताए कि क्यों किया, किस आधार पर किया है। वही ललन सिंह जी का 11 अगस्त का बयान देख लीजिए। उस समय वो हमसे प्रश्न कर रहे थे कि अगर आप मानते हैं कि पीएफआई आतंकवादी गतिविधियां चला रहा है तो आप उसको बैन क्यों नहीं करते हैं। और आज जब बैन कर दिया गया तो फिर इनका दरअसल है कि इन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि इस तरह से किया जाएगा। और पीएफआई के गतिविधियों की जानकारी में कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर बिहार में इसकी सही से जांच हो जाए तो बहुत सारे देश विरोधी तत्व सामने आ जाएंगे जिनको छुपाने का प्रयास यह सरकार कर रही है। पूरे हिंदुस्तान में अरेस्टिंग हो रही है, बिहार में क्यों नहीं हो रहा। पूरा मॉड्यूल बिहार में पकड़ा गया, पर आप 3 दिनों में ये देखिए कि हर राज्य सरकार को एक्शन लेना है। बिहार सरकार अभी तक पीएफआई पर कोई एक्शन लेना है या नहीं लेना है यह भी निश्चित नहीं कर पाई है। तो कहीं ना कहीं जो मैं इल्ज़ाम लगाता रहा हूँ कि जदयू में इस बिहार सरकार के बड़े अफसर्स का इन्वॉल्वमेंट है, वह भी यह प्रूफ होता है क्योंकि अभी तक बिहार सरकार ने निर्णय नहीं लिया है। देश में जब एक बार भारत सरकार के गजट में छप गया उसके बाद भी अभी बिहार सरकार एक्शन में नहीं है। आप कह रहे हैं कि सरकार में जो में अफसर हैं बिहार सरकार में वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल इन्वॉल्व हैं। आप पीएफआई का मॉड्यूल देखिए, अभी भी जो अरेस्टिंग हुई है उसमें सरकारी अफसर मिले हैं, आईटी टेक के मिले हैं। एक ये जो पूरी साजिश है कि 2047 में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, इस साजिश के हिस्से में दूसरे प्रदेशों की तरह बिहार के भी लोग शामिल हैं, पर अभी तक उनका उद्भेदन नहीं किया जा पा रहा है। यह दुखद बात है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है, पुलिस ऑर्डर जो है, वह राज्य सरकार के जिम्मेवारी होती है। और केंद्र के एक्शन के बाद आज जब उसको डिक्लेयर कर दिया गया उसका प्रतिबंध, तो भी बिहार में बिहार सरकार के द्वारा न अभी तक ऑफिसेज पे कोई कार्रवाई हुई है, न उनकी अरेस्टिंग करने का प्रयास किया जा रहा है, न उन अफसरों की खोज हो रही है जो पीएफआई के समर्थक रहे हैं। लालू यादव कहते हैं आरएसएस पर भी बैन होना चाहिए। इस तरह के सारे जो भी संस्था उसको इंक्लूडिंग आरएसएस। लालू यादव जी का जो जीवन राजनीतिक शुरू हुआ है वो संघ के साथ ही शुरू हुआ है। वह 74 से 77 तक जनता पार्टी के निर्माण में सबसे ज़्यादा इमरजेंसी के विरोध में अगर किसी ने काम किया था तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया था। और जो लालू जी पहली बार मुख्यमंत्री बने उस समय भी वह मुख्यमंत्री भाजपा के सहयोग से बने और संघ के सहयोग से बने। संघ किसी भी धर्म या जाति के प्रति नहीं है,
संघ है जो हिमालय से लेके हिंद महासागर के बीच में जितने नागरिक बसते हैं उनकी चिंता करना और भारत माता को दुनिया में सर्वोच्च शिखर पर ले जाना, संघ इस ध्येय से काम करता है। संघ कभी भी धर्म के आधार पर कोई बात नहीं करता। अब आते हैं कुछ राजनीतिक सवाल बिहार को लेकर के और देश को लेकर के। विपक्षी एकजुटता में नीतीश कुमार लगे हैं, पहले गए फिर गए। उन्होंने हरियाणा में एक सभा में शामिल हुए जो चौधरी देवीलाल के जयंती पर आयोजन हुआ था वहाँ, और उसके बाद सोनिया गांधी से भी मुलाकात हुई। सारे विपक्ष 2024 तक एकजुट होंगे और निशाने पर बीजेपी रहेगी। माननीय देवीलाल जी की उस जयंती की सभा में 24 तथाकथित प्रधानमंत्रियों को बुलाया गया था। उसमें से केवल एक ही तथाकथित प्रधानमंत्री पहुँचे थे, बाकी सभी ने वहाँ से किनारा काट लिया। उसके बाद माननीय जाते हैं सोनिया जी के पास। सोनिया जी तस्वीर भी नहीं खिंचाती हैं। पहले तो नीतीश जी से यही पूछा जाए कि वह राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के तौर पे कबूल करते हैं। जिस तरह से लालू जी बोलते हैं नीतीश जी को कहना चाहिए कि इस देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा, यह भी वो नहीं कहते हैं और आप कहिएगा भी नहीं और सोनिया जी के घर पे जाइएगा। इसीलिए सोनिया जी ने तस्वीर तक साझा करना उचित नहीं समझा, जो एक साधारण शिष्टाचार होता है कि किसी भी नेता से आप मिलते हैं तो एक तस्वीर साझा जरूर होती है, उसके बाद आपस की जो बातचीत होती है वह पर्दे के भीतर होती है। पर इनसे तस्वीर साझा करना भी सोनिया जी ने उचित नहीं समझा। यह बताता है कि सोनिया जी नीतीश जी से केवल लालू जी के दबाव में मिली थी, वरना नीतीश जी से मिलने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन लालू यादव कहते हैं कि नीतीश अब दिल्ली देखेंगे और बिहार तेजस्वी यादव। वह तो पहले से तय है। लालू जी की दया पर नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है प्रधानमंत्री बनने की, और यही समझौता दोनों में है कि तेजस्वी जी को वह गद्दी सौंपेंगे। और एक दिवा स्वप्न जो देख रहे हैं वह दिल्ली जाएंगे। वह दिल्ली तो नहीं जाएंगे, लेकिन लालू जी के पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने जो कहा था कि अब हम लोग आश्रम खोलें और आश्रम में राजद के कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग करें, तो नीतीश जी 2024 के बाद यही काम करने जा रहे हैं। आश्रम खोल के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग करेंगे, क्योंकि उनका दल तो रहेगा ही नहीं। अभी बहुत खबरें आ रही कि विलय हो जाएगा। आपको भी लगता है कि आरजेडी जेडीयू में विलय हो जाएगा? जो सिचुएशन जदयू ने एक जिसको कहते हैं ना कि अपने को समाप्त करने का बीड़ा उठा लिया है, और जाहिर बात है कि वह समाप्त हो जाएगी। विलय शब्द तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जदयू में 80% जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने लालू जी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, और वह कतई नहीं चाहेंगे कि वह लालू जी के साथ जाएं। और 31 जनवरी 2023 तक अगर कोई भी उनमें से भाजपा में आता है तो हमारे वो भाजपा के पुराने साथी रहे हैं, हम जरूर उनका स्वागत करेंगे। आप ऑफर दे रहे हैं जेडीयू के लोगों को? बिल्कुल, जिनको भी लालू जी से दिक्कत है, क्योंकि नीतीश जी को लालू जी से कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश जी तो अपने प्रधानमंत्री बनने के चले गए दौरे पे। उन्होंने अपना आश्रम भी शिवानंद जी के साथ फाइनल कर लिया। आश्रम में राजद के कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग भी फाइनल कर लिया। वह जदयू के लिए ट्रेनिंग सेंटर नहीं होगा, इनका आश्रम राजद कार्यकर्ताओं का ट्रेनिंग सेंटर रहेगा। तो जाहिर बात है कि वह तो अपना ज़मीर बेच करके चले गए हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिनसे हम लोगों की रोज़ बात होती है, बेचारे बहुत दुखी कार्यकर्ता हैं, और उनके साथ हम लोगों ने 90 के दशक से 94 से कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ा है। तो वो लोग आना चाहेंगे तो बिल्कुल स्वागत है। तो अब सवाल ये उठता है कि पूर्णिया में आप लोगों की सभा हुई वहाँ पर, तो क्या प्लानिंग है अब बीजेपी का आने वाले दिनों में? क्या आगे सोच रहे हैं, चूँकि अब लोग अकेले हैं? यह भाजपा के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका है, और मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि वह कृपया कर पूर्णिया अकेले रैली नहीं करें, क्योंकि 2020 फरवरी में उन्होंने गांधी मैदान में एक रैली किया था। 16 मंत्री मिलकर 6000 की संख्या जुटा नहीं पाए थे। तो वह उनको कहीं बाहर भी निकलना है तो 6 लोगों को साथ, 6 पार्टियों को साथ लेकर चले, क्योंकि जदयू का जनता में कहीं वजूद नहीं है। तो वो तो कह रहे हैं कि अमित शाह ने जो कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट बन चुका है,
वो झूठ बोला गया, अब उसका जवाब वो देंगे पूर्णिया में ही। वहाँ पर 2 हवाई पट्टियाँ बन चुकी हैं और अमित शाह जी को भी जब उतरे होंगे तो आश्चर्य हुआ होगा। पूर्णिया का एयरपोर्ट पूरे बिहार में एकमात्र एयरपोर्ट है जहाँ 2 हवाई पट्टियाँ बन चुकी हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उसके लिए ऑर्डर भी कर दिया है कि यह हवाई अड्डा चालू हो जाना चाहिए, लेकिन माननीय गृह मंत्री जी को यह नहीं पता है कि यह बिहार है और बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं पैसा देने के बावजूद भी हवाई अड्डा बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आज तक उन्होंने ज़मीन अधिग्रहण का काम नहीं किया और नीतीश जी इसी बजट सत्र में रक्सौल हवाई अड्डा को लेकर के विधानसभा के प्रश्न में उन्होंने एक जिसको कहते हैं अर्ध सत्य या पूरा झूठ बोला। उन्होंने यह कह दिया कि रक्सौल हवाई अड्डा में इस वित्तीय वर्ष में हमें कोई रक्सौल हवाई अड्डे के लिए डिमांड नहीं आया, जबकि 4 बार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रक्सौल के लिए लिख के दिया है कि आप हमें 121 एकड़ ज़मीन दीजिए, पैसे भी हम दे रहे हैं, रक्सौल हवाई अड्डा चालू हो। लेकिन नीतीश जी की मानसिकता रही है कि वह विकास का कार्य करने वाले व्यक्ति नहीं है, वह सर्विस सेक्टर के व्यक्ति है। सर्विस सेक्टर मतलब जो केंद्र सरकार की योजनाएं आती हैं वह पूरा करने में सफल रहते हैं। इससे ज़्यादा उनका कोई योगदान नहीं है। अगर दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को देखिए तो वह अपने प्रदेश को कंपटीशन की तरह आगे ले जा रहे हैं। आज गुजरात और महाराष्ट्र में कंपटीशन होता है कि किसके यहाँ फैक्ट्रियाँ लगेंगी और बिहार में यह हालत है। 2010 में मैं खुद फिक्की के प्रतिनिधिमंडल के साथ आया था और दोबारा जब चुनाव 2010 में एनडीए की सरकार बनी थी तो पूरे देश के उद्योगपति उत्साहित थे कि बिहार में फैक्ट्रियां लगनी चाहिए। तो नीतीश जी ने साफ उस फिक्की डेलीगेशन को कह दिया कि आप सब ज़मीन देखिए, बाकी कोई दिक्कत होगी तो हम पूरा करेंगे। यहाँ जब दूसरे प्रदेश अपने यहाँ उद्योगपतियों को बुलाने के लिए हैरान परेशान हैं, वहाँ पर इतना अजीब बर्ताव रहा कि उसके बाद कोई नहीं आया। 2020 में हमने रिक्वेस्ट किया कि आपका उद्योग मंत्रालय हमें दे दीजिए, आपको कोई दिलचस्पी नहीं है। हमने उद्योग मंत्रालय दिया। पहली बार हमने बियाडा का रेट जो एक छोटे छोटे शहरों में 5 करोड़ 7 करोड़ था उसको घटा के हम आज एक रीज़नेबल लाए। 30 लाख से लेकर के 1.5 करोड़ के बीच में उसका रेट किया हम लोगों ने। उद्योगपतियों से लगातार शाहनवाज हुसैन जी ने मिला, जो उद्योगपति यहाँ आना चाहता था 7 दिनों के भीतर हम जीवेश मिश्रा जी श्रम मंत्रालय का एनओसी दे देते थे, नीरज सिंह बबलू पर्यावरण का एनओसी दे देते थे, सारी सुविधाएं शाहनवाज हुसैन दे देते थे और इसके कारण एक पूरा उद्योगों का वातावरण बना। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि केंद्र सरकार सिर्फ प्रचार में लगी है, कोई काम धाम नहीं हो रहा है देश में, सिर्फ प्रचार हो रहा है। नीतीश जी एक तो बात बता देना कि 10,000 करोड़ की उनकी योजना क्या है। अमित शाह जी पूर्णिया में आकर 1.5 लाख करोड़ का केंद्र का अतिरिक्त राशि का हिसाब देखे गए। नीतीश कुमार जी एक तो बताएं ना कि उनकी योजना क्या। वो जल नल योजना की बात करते हैं, वह भी पंचायती राज का पैसा लेकर के मिला हुआ है, उसमें भी केंद्र सरकार का राज्यांश है और बाकी केंद्र सरकार पूरा देने को तैयार थी। तो वो सिर्फ इसलिए नहीं लिए क्योंकि केंद्र सरकार में अभी जल नल योजना में डायरेक्शन है कि पानी कितना टंकी में भरा जाता है और आखिरी व्यक्ति को 55 लीटर पानी मिलता है कि नहीं आखिरी नल में, ये दोनों को भी कन्फर्मेशन करना है। नीतीश कुमार जी अच्छे से जानते हैं कि अगर यह दोनों कार्य करेंगे तो जल नल का पूरे बिहार में देश के सबसे बड़े घोटाले में इसकी गिनती होगी और इसीलिए वह केंद्र से 12,000 करोड़ रुपए नहीं लिए। वह बता देना भाई कि जो 12,000 करोड़ तो उन्होंने जल नल में नहीं लिया, 10,000 करोड़ की एक योजना बता दें कि यह शुद्ध बिहार सरकार की 10,000 करोड़ की योजना है जो मैंने लागू किया। 10 सालों में मैं उनको चैलेंज करता हूँ। लेकिन वो तो आजकल देख रहे हैं नौकरियां बंट रही है सब जगह, हर डिपार्टमेंट में कुछ न कुछ सरकारी नौकरी जो है नियुक्ति पत्र दी जा रही है। आज से 6 महीने पहले से ही हम लोगों ने वर्कआउट करके पूरे बिहार में 2,34,000 नौकरियों को हम लोगों ने तय किया था। 1,15,000 शिक्षा क्षेत्र में और बाकी नौकरियां दूसरे विभागों में। इनका इंटेंशन फरवरी से ही खराब था कि इनको अब 7 बार मुख्यमंत्री रह गए, एक बार देश का प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करना है। जब इंद्र कुमार गुजराल बन सकते हैं,
चंद्रशेखर जी बन सकते हैं, देवगौड़ा बन सकते हैं। तो चंद्रशेखर जी तो अकेले सांसद थे, मैं तो 10 सीटों पे लड़ूंगा, 10 सीट पे हो सकता है मेरे एक के बदले 2 सांसद हो जाए। तो जब चंद्रशेखर जी अकेले सांसद रह के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो हम 2 सांसदों के साथ क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसीलिए उन्होंने एक साजिश के तहत ये पूरे 2,34,000 नौकरियों को रोका था। वो 20 लाख की बात करते हैं, 2,34,000 के ऊपर जो भी नौकरियां देंगे उसका मैं 100% क्रेडिट माननीय मुख्यमंत्री को दूंगा। लेकिन जो 2,34,000 नौकरियां हमारे समय में तय हुई थी एनडीए के शासनकाल में, जिसमें 1,15,000 नौकरियां केवल शिक्षा के क्षेत्र में थी, पहले वो तो पूरा करके दिखाएं। आप लोग समाज में बीजेपी, आप लोग धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, ये लगातार आरोप लग रहे हैं। इस समाज में सद्भाव, सौहार्द की जो भावना है, उस संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म किया जा रहा है। माननीय गृह मंत्री जी का जब पूर्णिया रैली था तो इन्होंने कहा कि यह माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है। माननीय गृह मंत्री जी के पूरे भाषण का कोई एक वाक्य बता दे जो किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक विद्वेष की बात हो, लेकिन जो वो माहौल ख़राब करने की बात करते हैं, दरअसल यह है कि पूर्णिया जाने के बाद पूरे उस बिहार के उन पूर्ववर्ती ज़िलों में जदयू और राजद के प्रति माहौल काफ़ी ख़राब हुआ है। वह दरअसल उसकी चिंता कर रहे थे। अब ये बताइए, 2024 में 20 महीने लगभग हैं चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। महागठबंधन चूँकि एक तरफ सारी पार्टियां और एक तरफ बीजेपी, लगभग सारी पार्टियां, एक चिराग पासवान को आप अगर छोड़ दें तो कितना बड़ा चुनौती है आप लोगों के लिए? भारतीय जनता पार्टी में ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों के लिए जितने काम किए हैं, वही काम से हमें जनता अपना फैसला देगी। आप इस गठबंधन की बात कर रहे हैं, इससे दुगुना बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश में बना था। सपा, बसपा, कांग्रेस, रालोद सब एक हो गए थे। उसके बावजूद भी हम 3/4 से ज़्यादा सीटें जीतने में सफल हुए थे पिछले लोकसभा में। यह चुनाव देश के प्रधानमंत्री बनने का है। कभी भी जनता नहीं चाहेगी कि हम एक प्रधान सेवक के बदले 24 तथाकथित प्रधानमंत्री के उम्मीदवारों को आगे बढ़ाएं, जो कि केवल देश को लूटने का काम करें। जो 2004 से लेकर 14 में हुआ है, वह जनता ने देखा है। जनता कभी नहीं चाहेगी कि जिस व्यक्ति ने हर गरीब का घर रोशन किया, जिस व्यक्ति ने हर गरीब को घर दिया, जिस व्यक्ति ने हर गरीब को खाने के लिए पीडीएस राशन दिया, जिस व्यक्ति ने हर गरीब को शौचालय दिया, जिस व्यक्ति ने हर गरीब को मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक बिना गारंटी के लोन दिया, पीएमईजीपी 25 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का लोन दिया, उसे छोड़कर जनता किसी तरफ नहीं देखने वाली है। यह लोग बैठ कर के कागज़ पे आकलन करते रहें। जब चुनाव होगा तो पूरा भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ होगा। और पिछले बार घोषणा हुई थी कि 300 पार, हम 300 पार करके दिखाए थे। इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि पीएलआई और इन सब योजनाओं के आने के बाद हम 400 पार करेंगे। लेकिन 2024 तो एक चेहरा है, 2025 में भी आप लोग घोषित रूप से इस बार जाएंगे सीएम के चेहरे के साथ? यह तो केंद्र तय करता है, वह यह कार्य केंद्र का है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड का सिस्टम है। अभी हमारा सारा फोकस 2024 को लेकर के है। और पहले तो मैं 35 के ऊपर का लक्ष्य लेकर के काम कर रहा था। इस बार पूर्णिया और किशनगंज में माननीय गृह मंत्री जी के दौरे में जिस उत्साहित जनता को मैंने देखा है, मुझे लग रहा है कि हम 2019 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तो 2019 का रिकॉर्ड, लेकिन इस बीच में उपचुनाव भी हैं तो 3 जगह, अभी घोषित नहीं है, लेकिन हो सकता है कि किया जाए। उसके लिए भी तैयारी होगी आपकी? उपचुनाव स्थानीय मुद्दों पर होता है, स्थानीय जो इश्यूज होते हैं उनको लेकर के होता है। जाहिर बात है हम चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, लेकिन उपचुनाव से मेन चुनाव का पता कभी नहीं चलता है। आप हमेशा से देख लीजिए, 2009 में भी हम एनडीए के जितने सांसद बने थे
उनमें से हम ज़्यादातर सीटें उपचुनाव में हार गए थे, लेकिन 2010 में जब हुआ तो हम 3/4 से ज़्यादा सीटें विधानसभा में जीत गए। तो उपचुनाव लोकल फैक्टर्स का चुनाव है। लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री बनने का चुनाव होता है और विधानसभा का जो चुनाव होता है वह बिहार के नेतृत्व और बिहार के विजन का होता है। भारतीय जनता पार्टी एक पूरा विजन डॉक्यूमेंट देगी कि हम कैसे काम करेंगे। हमने अगर 10 लाख नौकरियों की बात की थी और बाद में नीतीश जी ने कहा कि इसे 19 लाख कीजिए, हम 19 लाख पर चले गए और उसके लिए हम काम भी कर रहे थे। हमने हर जगह उद्योग खोलने की व्यवस्था की। आप पहली बार देख रहे हैं ये जो एथेनॉल के लिए गए थे, नीतीश जी कहते हैं 5000 नौकरियां मिलेंगी। नीतीश जी को इतना भी नहीं पता है, मुजफ्फरपुर तो वो चले गए। एथेनॉल पॉलिसी केंद्र की लाई पॉलिसी है, सारी सब्सिडी हम दे रहे हैं और वहाँ पे 50 लोगों को नौकरी मिलती है। लेकिन एथेनॉल की फैक्ट्री खुलने से हमारा मक्का का जो रेट है वह 1400 से आज 2300 चला गया है। और यही भारत सरकार की सोच है कि हम किसानों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दें और इसीलिए केंद्र सरकार ने एथेनॉल पॉलिसी में इतनी ज़्यादा सब्सिडी दी है। और शाहनवाज हुसैन जी के नेतृत्व में उद्योग मंत्रालय में हम लोगों ने इन सभी एथेनॉल फैक्ट्रीज़ को हमने ज़मीन पे उतारा। आज वहाँ घूम करके अपनी बढ़ाई जो भी वो कर लें। जनता जानती है कि यह 2 सालों में जितने भी उद्योग लगे हैं यह भाजपा के द्वारा लगाए गए उद्योग हैं। आप 2020 नवंबर तक उद्योग मंत्रालय 2005 से 15 साल आपके पास था। आप अपनी उपलब्धि बताइए ना, 15 साल में उद्योग में आपने क्या क्या किया। इन्वेस्टर्स मीट तो कर रहे हैं वो भी। नहीं, ये तो हमारा पहले से तय था, यह भाजपा के द्वारा पहले से इन्वेस्टर्स मीट तय था, आए हैं। लेकिन मुझे मैं कितना भी विश्वास दिला रहा हूँ उद्योगपतियों को कि नहीं बिहार में आओ, वह बेचारे इतना सहमे हुए हैं, बल्कि जिन्होंने पैसा लगा दिया आज वह कहते हैं कि भाजपा के कारण हम लोग ला के फंस गए। क्योंकि 1 महीने में जिस तरह की कानून व्यवस्था चरमराई है, जिस तरह से हत्याएं बढ़ी है, जिस तरह से एक अभी गया में परसों देख लीजिए कि एक बालू का चालान मांग लिया तो उसको गोली मार दिया गया। ये सवाल तो आप पहले भी उठाते थे जब आप साथ में भी थे तब भी। कानून व्यवस्था का सवाल मैं हमेशा से उठाते रहा हूँ। 6 महीने से मैं लगातार उठाता था और गलत का विरोध करने में मुझे कभी दिक्कत नहीं होती है। मैं इसीलिए इसका विरोध करता था कि कानून व्यवस्था, उनको ये फ़ायदा था कि तेजस्वी जी युवराज हैं, तो जब तक उनको सत्ता नहीं रहती थी वो दिल्ली पिकनिक मनाते थे। पूरे कोरोना काल में देखिए एक दिन भी तेजस्वी जी कहीं दिखे हो तो बताइए। जब वह विरोधी दल के नेता थे तो वह आते थे, 4 लाइन ट्विटर पे बोल देंगे, 2 लाइन भाषण दे देंगे और फिर बेचारे दिल्ली अपने फार्म हाउस में चले जाएंगे। तो नीतीश जी को लगता था कि हम गलत कर रहे हैं। आज जब हम विरोधी दल में हैं तो हम तो विरोधी दल में किसी युवराज की तरह दिल्ली तो बैठने वाले नहीं हैं कोई। भाजपा हर काम का हिसाब देगी। जब हम उनके साथ थे तब हम जब प्रश्न उठाते थे कानून व्यवस्था को लेके, उनके शराबबंदी के फेलियर को लेके कि किस तरह से आपका हर पुलिस महकमा शराब का व्यवसाय में लिप्त है और इसके कारण आपका क्रिमिनल्स की एक नई खेप तैयार हो रही है। और हम शुरू से उनका ध्यान दिलाते थे कि जितने भी बालू माफिया और शराब माफिया हैं यह सब राजद के ही लोग हैं। आज वही लोग चूँकि राज कर रहे हैं तो आप देखिए किस तरह से एक बालू वाले अफसर ने पूछ भी दिया तो उसके यहाँ जाके कह दिया गया कि तुम अगर पूछोगे तो हम हाईवा तुम पर चढ़ा देंगे। तो अब तो यही बिहार के लिए नीतीश जी ने अपने आप को उम्मीदवार बनाया है देश चलाने का। तो ये थे हमारे साथ आज बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। नमस्कार। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जी बिहार झारखंड।